हेलो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत देखते हैं शिवाजी के बारे में चर्चा किया था। और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है एक प्रशासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगिताओं परीक्षाओं से जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस तरह से पूछे जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसका सब्जेक्टिव और इसकी मिलान चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप कहाँ पूछ जाते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप जो है मराठा प्रशासन के बारे में अगर नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप सिलसिलेवार तरीके से लिखकर अपने तरीके से जो है जोड़ करके आराम से लिख सकते हैं, जो बहुत ही संक्षिप्त सार के रूप में ये लिखा गया है कंटेंट को। इस कंटेंट को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज जो है मराठा प्रशासन के बारे में जिक्र करेंगे कि मराठा प्रशासन है क्या था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी जो है पूरे मराठा को कैसे स्वतंत्र शासक बन करके एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया था। और ये प्रशासन में हम देखते हैं कौन कौन से जो है प्रशासन में क्या क्या तत्व शामिल था, कैसे प्रशासन को जो अपने नियंत्रण में रख करके और कार्य संचालन किया था, इसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रशासनिक विभाजन क्या था, इसके कितने सूबों में बटा था और इसके केंद्रीय प्रशासन में क्या इसकी अहम भूमिका थी। इसके साथ साथ जो है अष्ट प्रधान जो कहा जाता है क्या था, इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसका सैन्य व्यवस्था, इसकी राजस्व व्यवस्था और एक जो है देखते हैं स्वदेश मुखी और चौथ जो कर से प्रणाली से जो है संबंधित है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रशासन शिवाजी जो है मराठा प्रशासन के अंतर्गत जो है सबसे पहले शिवाजी सर्वाधिक अधिकार प्राप्त था इन्हें प्रशासन में। असीमित था, असीमित अधिकार था, सीमित नहीं था बल्कि असीमित पूरी उनके अधीन में था। वो सैद्धांतिक रूप से कहा जा सकता है कि निरंकुश शासक था, अपना जो कहते थे वही करते थे, एक तरह से निरंकुश सैद्धांतिक रूप से। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है उन पर एक नियंत्रण था। नियंत्रण जो है व्यवहारिक रूप से उन पर नियंत्रण मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि परंपरा, धर्मनिरपेक्षता और जन कल्याण जैसे तत्वों जैसा था इनका इस व्यवहारिक रूप से। तो इस तरह से इनके जो है प्रशासन में इनकी अहम भूमिका थी। इसमें देखते हैं कि प्रशासनिक में जो है कौन कौन से तत्व शामिल थे, क्योंकि कोई भी किसी चीज को अगर याद करता है तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से तत्वों को शामिल करता है अपने में। तो सबसे पहले जो है मराठा साम्राज्य मराठा में जो शिवाजी ने मुगलों के तत्व को शामिल किया था। मुगल का क्या था, मुगल का भी प्रशासन थी, तो मुगल में सैन्य प्रशासन जो था यानी सैन्य प्रणाली को अपनाया। यहाँ तक कि मुगल के जो प्रांतीय जो व्यवस्था थी उस चीज को अपनाया, अपने प्रशासन में शामिल किया था। जैसे हमारा भारत की संविधान है, तो भारत की संविधान हमारे कई देशों से लेकर लगभग 60 देशों से लगभग जो है हमारा संविधान बना है, उसी तरह जो है ये भी अपने तत्वों में अपने प्रशासन में शामिल करना प्रारंभ किया था। तो मुगलों के तत्व को शामिल किया था, सैन्य प्रणाली, प्रांतीय व्यवस्था। दक्षिण भारत में देखते हैं अहमदनगर के तत्व, यानी दक्षिण भारत के अहमदनगर के जो राज्य था तो उन तक उसके अंतर्गत जो कर प्रणाली वहां की जो थी और उसके जो दर प्रणाली कितनी थी वो इसमें शामिल किया था अपने प्रशासन में। अगला देखते हैं परंपरागत वैदिक तत्व, यानी जो सदियों से चलते आ रही थी वैदिक जो है काल से, तो राज्य का जो मंत्री परिषद था जो अपने में शामिल किया था। यहाँ तक कि देखते हैं कि शिवाजी ने जो है अपना जो तत्कालीन आवश्यकता अनुसार जितने भी तत्कालीन जो है जो भी उनको जरूरत लगा, जैसा लगा जो है तत्कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था में अपने तत्व को शामिल करते गया छत्रपति शिवाजी ने। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक विभाजन क्या था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रशासनिक विभाजन कैसे था सिलसिलेवार पे। सबसे ऊपर में हमारा था साम्राज्य, उसके बाद सूबा था, जो सूबा 3 भागों में बटा हुआ था, उसमें परगना या तालुक जो है ये था, इसके बाद तरक था, इसके बाद मौजा था, इसके बाद गांव था। ये मिलान चिन्ह में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ को इसको ध्यान में रखेंगे। और साथ साथ हम देखते हैं साम्राज्य को जो है इन्होंने 3 भागों में बांटा था पूरे मराठा साम्राज्य को, क्योंकि मराठा साम्राज्य को 3 भागों में सबसे पहले देखते हैं उत्तरी क्षेत्र, यानी मराठा जो क्षेत्र है उसके ऊपरी क्षेत्र में देखते हैं पूना से लेकर सीधर तक था, यानी उत्तरी कोंकण था। यहाँ पर जो है पेशवा और मोरपंथ पिंगले के नियंत्रण में ये पूरी तरह था उत्तरी क्षेत्र मराठा साम्राज्य का। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र यानी उत्तरी कनारस तक का क्षेत्र और दक्षिण कोंकण का क्षेत्र यह शामिल था, जो अन्ना
जी दत्तों के अधीन में या उसके नियंत्रण में या पूरी तरह से छोड़ के रखा गया था और इसी के अधीन में जो है यह संचालन होती थी। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं सतारा से लेकर धारवाड़ और भोपाल तक का क्षेत्र इसमें शामिल था। लेकिन ये किसके नियंत्रण था? ये दत्ता जी पंत के नियंत्रण में था। ये भी प्रश्न जो है मीरान चिन्ह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि कितने क्षेत्र सूबों में बटा हुआ था। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन था मराठा साम्राज्य का। तो केंद्रीय प्रशासन में देखते हैं कि शिवाजी की सहायता के लिए जो है एक अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी। ये 8 मंत्रियों की परिषद थी या मंत्रिमंडल नहीं थी। कहा जाता है कि 8 मंत्रियों की परिषद थी लेकिन मंत्री परिषद नहीं थी। तो प्रत्येक मंत्री जो है छत्रपति शिवाजी के प्रति क्या था? ये जिम्मेवार था। याद रखेंगे कि प्रत्येक मंत्री छत्रपति शिवाजी के प्रति जिम्मेवार थे और इनकी नियुक्ति यानी 8 मंत्रियों की जो नियुक्ति है और उनका जो कार्यकाल है वो कौन करते थे? वो शिवाजी पर निर्भर करते थे। शिवाजी सर्वे सर्वा था और शिवाजी पर ही निर्भर करती थी। ये केंद्रीय प्रशासन में जो है अष्टप्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से मीरान चिन्ह से भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे अष्टप्रधान। ये अष्टप्रधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अष्टप्रधान क्या है? पेशवा सबसे पहले देखते हैं, जो प्रधानमंत्री कहा जा सकता है। इसको हम लोग जो है अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है ये जो तत्व शामिल था परंपरागत वैदिक तत्व से लिया गया। तो ये सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री यानी प्रशासनिक कार्यों का प्रधान के रूप में था, वित्त विभाग का प्रधान भी था। तो ये प्रधानमंत्री। दूसरा था क्या? पेशवा, जो अभी हम लोग जो है पिछले वीडियो में मैंने बताने के प्रयास किया कि पेशवा बालाजी बाजीराव और बाजीराव प्रथम ये सब जितने भी थे सब पेशवा थे। तो इसके उत्तराधिकारी यानी हमारे शिवाजी के उत्तराधिकारी जो अंतिम में साहू जी थे। साहू जी के बाद जितने पेशवा के नियंत्रण में पूरे मराठा साम्राज्य हुआ तो पेशवा का बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इनके कारण पेशवा जो है प्रधानमंत्री के रूप में था शिवाजी के समय और इनके उत्तराधिकारियों के समय भी था। तो ये प्रधानमंत्री वित्त विभाग और प्रशासनिक कार्यों का प्रधान के रूप में था। दूसरा हम देखते हैं स्वर्णोवत है, ये सैनिक विभाग का प्रधान था। ये सैनिक विभाग का सारा जो है कार्यभार जो है सब जो है स्वर्णोवत के अधीन में था। तीसरा हम देखते हैं मजमुआदार, ये लेखाकार था। सब सारा जितना भी आय व्यय का जितना भी लेखक का काम होती थी सारा जो है यही जो है मजमुआदार जो करता था। अगला था वाक्यानवीस। वाक्यानवीस ही बहुत ही बार बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे। वाक्यानवीस क्या था? तो गुप्तचर विभाग का प्रधान था और इसे जो है घरेलू मामलों की जिम्मेवारी भी साथ साथ इसको भी जिम्मेवारी सौंपी गई थी और इसके नियंत्रण में था वाक्यानवीस। ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न। इसके बाद देखते हैं सुननवीस या चिटनीस, ये पत्र व्यवहार से संबंधित था। किसी भी जो है पत्रांक या किसी से पत्राचार करना हो तो यही जो है चिटनीस के अधीन था। यही सारा कार्यभार करता था पत्र व्यवहार का काम। अगला छठा देखते हैं सभी दबीर, ये विदेश मंत्रालय से संबंध था। यानी दूसरे सूबों से भी जो है ये कोई भी मामला हो तो उस मामले से जो है ये मंत्रालय का कार्य करता था। तो विदेश का जितना भी दूसरे सूबों से कोई भी संबंध होता था तो दबीर का ही ये इसका कार्यभार था। अगला हम देखते हैं सातवां जो है न्यायाधीश, ये न्यायिक मामलों का प्रधान था। एक जो है उस प्रधान में एक न्यायिक मामलों का प्रधान जो है न्यायाधीश को भी बनाए हुए था। एक और था पंडित राव, ये धार्मिक मामलों का प्रधान था। धर्म से संबंधित जितना भी था सारा कार्य पंडित राव के अधीन में था। और हम यह देखते हैं एक सबसे बड़ा सैन्य प्रशासन। अब हम लोग देखते हैं कि सैन्य प्रशासन में क्या था। ये पदाती सेना भी थी, घुड़सवारी सेना थी, हस्ती सेना भी थी। कहा जाता है कि इसके अधीन में भी तोपखाना भी थी और जलबेड़ा भी थी, जो कहा जाता है कोलाबा में। एक कोलाबा में जो है एक जलबेड़ा का भी स्थापना किया था और ऊंट भी था कहा जाता है इसे। लेकिन मुख्य रूप से पदाती सेना, घुड़सवार और हस्ती सेना थी और इसके अधीन में तोपखाना भी थी। क्योंकि बहुत सारे साम्राज्य को देखिए कहा जाता है कि नौसेना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है मिलती है, लेकिन माना जाता है कि अपने विभिन्न आक्रमणों के दौरान इन्होंने दूसरों की नौसेना पर भी अधिकार किया था। तो ये हमारा जो कोलाबा में जो जलबेड़ा कहा जाता है ये भी कि बनाया था, इसका मतलब जलबेड़ा होगी। तो एक तोपखाना भी थी,
शिवाजी के पास जो एक अस्थाई सेना थी, क्या थी? अस्थाई सेना थी। और इसकी नियमित सेना को क्या कहा जाता है? पगा कहा जाता है। यहाँ से कई बार जो प्रश्न पूछे गए हैं कि मराठा के नियमित सेना को क्या कहते हैं? पगा कहलाते हैं या पगा कहते हैं। और एक पैदल सेना को क्या कह जाते हैं? पाइक कहे जाते हैं। इसको मिलान चिन्ह के रूप में भी जो है दर्शाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, पगा और पाइक क्या था। इसके बाद देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए कई बार कि घुड़सवार सेना तो कितने प्रकार के, दो तरह के हुआ करते। जो घुड़सवारी सेना जो होते थे दो तरह के होते थे। सबसे पहले होता था क्या? बरगीर। बरगीर जो है राज्य की ओर से, उस सेना को अस्थाई के रूप में था जो राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे, सारे सुसज्जित होकर उसकी सारी सेना होती थी, यानी अस्थाई के रूप में था। एक दूसरा था क्या? सिलहदार, जो घोड़े और अस्त्र की व्यवस्था स्वयं जो है सैनिक ही करते थे और ये नियमित सैनिक नहीं होते थे। तो ये सिलहदार और बरगीर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि नेट में भी कई बार पूछे गए हैं। इस पोर्शन से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। बार बार भी जो है इसमें रिपीट भी होती है। तो सेना को जो है नगद वेतन भी दिया जाता था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि सैनिक अधिकारियों को भूमि का अनुदान भी मिलता होगा। कहा जाता है कि सैनिकों को नगद वेतन जाता था, और लेकिन माना भी जाता है सैनिक अधिकारियों को भूमि का अनुदान भी मिलता था। सेना की भी विभिन्न टुकड़ियां हुआ करती थी, पंच हजारी, एक हजारी, जुमलादार, हवलदार, नायक, सब एक दूसरे के जो है पीछे लगे थे। अगला हम देखते हैं इसके बाद जो है कि किले के बारे में। उसके बाद हम राजस्व प्रशासन और चौथ और सरदेशमुखी के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी की सेना में जो है मुख्य विशेषताओं में किले का उचित प्रबंध था, और किले में 3 तरह के अधिकारी हुआ करते थे, या 3 वर्ग के लोग रहते थे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्राह्मण, ये नागरिक और प्रशासन का भार इन्हीं पर पूरी तरह से निर्भर था। किले में जो 3 अधिकारी हुआ करते थे, ये हमारा पहला ब्राह्मण जो था, नागरिक और प्रशासन का भार इन्हीं पर था। दूसरा हम देखते हैं मराठा और एक कुंदी, ये दोनों का काम क्या था कि सैन्य संचालन और रसद की पूरी जिम्मेदारी, पूरे सैन्य संचालन की कार्यभार किले के अंदर, और खाने पीने की जो उचित प्रबंध था, सभी जिम्मेवारी जो है इन्हीं दोनों पर था। तो इस तरह से 3 अधिकारी किले में हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि राजस्व प्रशासन में, तो राजस्व प्रशासन में देखते हैं कि हमारा जो मराठा जो प्रशासन है वो मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी। मैंने पिछले जो तत्व उसको बताए थे कि अहमदनगर यानी पर आधारित तत्वों पर था, तो ये मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था ये प्रशासन, राजस्व प्रशासन। 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने जो है एक नए सिरे से जो है शुरुआत से एक सर्वेक्षण करवाया था, और इसी के आधार पर जो है ये लगान तय किया जाता था कि कैसे तय करना है। तो उसी के आधार पर जो है अन्नाजी दत्तो के अनुसार जो है ये सर्वेक्षण करवाया था। उस समय भूराजस्व प्रारंभ में जो है पहले क्या था, 33% था जो भूराजस्व जो टैक्स होती थी, वो उपज का कितना था, 33 थी, जो बाद में बढ़कर जो है 40% कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसे। और अगला हम देखते हैं कि राजस्व जो था, जो टैक्स लिया जाता था, अनाज और नगद दोनों रूपों में ली जाती थी। ऐसा नहीं कि एक रूप में, दोनों रूप में ली जाती थी। और एक निश्चित मानक इकाई के रूप में किसको मानते थे, जो सर्वेक्षण करते थे, वो काठी और एक मानक छड़ी के द्वारा। तो इस जो है मानक इकाई जो है राजस्व देते थे। अगला हम देखते हैं सरदेशमुखी, जो इसकी दर की उपज कितना था, 1/10 थी। देशमुख यानी जो परंपरागत जमींदार था उससे लिया जाता था जो सरदेशमुखी, इससे टैक्स कितना 1/10 लिया जाता था, जो परंपरागत जमींदार था उससे, उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में है। तो अगला हम देखते चौथ, ये भी इसकी दर कितनी थी, 1/4 यानी 1/4। यह पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से लगा गए जितने भी लगान की क्या था, चौथे हिस्से के रूप में लिया जाता था सभी से। जो क्षेत्र से जो जीत गए थे उन क्षेत्रों से जो चौथे हिस्से के रूप में लिया जाता था। शिवाजी की सेना यदि चौथ में हो तो उसी क्षेत्र का सेना का खर्च उसे उठाना पड़ता था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में और मिलान चिन्ह में कि मुकास क्या है, जागीर को कहते हैं। मिरासदार भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता था, जो जमींदार हुआ करता था।
पाटिल या पटेल ये गांव का मुखिया होते थे या गांव का प्रधान होते थे। ये कर संबंधी, न्यायिक संबंधी और अन्य प्रशासन कार्यों में कार्य भी करता था। ये एक कुलकर्णी है जिसको लेखापाल बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि का जो लेखा जोखा जो रखता है, जो आय व्यय का सारा काम कुलकर्णी के द्वारा ही की जाती है, जिसको लेखापाल बोलते हैं। एक और है चौगुले, ये पटेल का सहायक होता है। पटेल का जो है क्या है, गांव के जो मुखिया का सहायक के रूप में होता है और लेखापाल की भी मदद करता है। उसकी उचित प्रबंध, देखभाल सब सारा काम खुद करता है, चौगुले करता है। एक और है 12 वलूटे, जो शिल्पी कार्य हुआ करते थे गांव में। जो शिल्पी जो बनाते हैं, ये क्या करते हैं, गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य करते थे ये शिल्पी। इसको बोलते हैं हम लोग 12 वलूटे, इसका नाम रखा गया। इसी तरह देश पांडे है, देश पांडे का अर्थ हुआ जिलाधिकारी। जिलाधिकारी को देश पांडे के संबोधित किया गया है। इनकी पुष्टि के बिना कोई भी लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। इनसे पास कराने के बाद ही जो है कोई भी आय व्यय का जो है पास होती थी। तो ये देश पांडे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिलाधिकारी था। एक और हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था, ये मराठा जो है न्यायालय को जो है हम लोग हाजिर मजलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाजिर मजलिस को उस न्यायालय को कहा जाता था। कठोर जो ये दंड जो विधान जो था, दंड विधान बहुत ही कठोर था, जिससे इसलिए कि जो है अपराध कम हो, इसीलिए कठोर रखा गया था। इसमें राजा तो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन इसके बाद जो न्यायाधीश जो होते थे राज्य का जो है प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था भी जो है मराठा प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज हम लोग देखिए जो है मराठा प्रशासन के बारे में, अगला पेशवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।